हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन सुपरफास्ट यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करते हैं या आज हमें अध्ययन करना है किसके बारे में। तो आज हम इंडियाज़ मैरीटाइम बॉर्डर गल्फ एंड चैनल्स के बारे में आज हम बात करेंगे, यानी कि भारत की समुद्री सीमा, खाड़ियाँ और चैनल्स के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात बताऊं, प्रत्येक देश के पास समुद्र होता है। प्रत्येक देश के पास समुद्र होता है। प्रत्येक देश का अर्थात होता है अधिकतर देशों के पास समुद्र की सीमा होती है। तो समुद्र में जिस देश के पास समुद्र है उस देश को समुद्र में कुछ दूरी तक अधिकार दिए जाते हैं। इसी अधिकार को कन्फर्म करने के लिए, यानी कि इन अधिकारों के बारे में चर्चा करने के लिए कि किसी देश को कहाँ तक किस प्रकार से समुद्र में अधिकार दिए जाएंगे, इसके लिए 1982 में 1982 में यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस की तीसरे सत्र में एक बैठक हुई जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन की तीसरी बैठक हुई, जिसमें समुद्री सीमा के बारे में बात की गई। तो चलिए क्या थी उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, उसका नाम था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन दी लॉ ऑफ सी, अनक्लोज। इसे आप अनक्लोज से याद कर सकते हैं। अनक्लोज अर्थात यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन दी लॉ ऑफ सी, अर्थात समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि। कब हुई आपकी? ये हुई आपकी 1982 में। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो 1982 में जो अनक्लोज की सत्र हुआ उसमें किसी देश को समुद्र में कुछ दूरी तक अधिकार दिए गए। अब वो अधिकार कितने दिए गए, किस प्रकार से दिए गए, उसके बारे में जानते हैं। इसके पहले हम एक बार अनक्लोज को पूरा तरीके से जान लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो अनक्लोज की बैठक आपको कब हुई थी? मैंने बताया था 1982 में। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो जब देखिए कब हुआ आपका ये देखिए साइन कब हुई आपकी? 10 दिसंबर 1982, यानी कि 1982 में अनक्लोज के सत्र में जो प्रस्ताव था उस पर हस्ताक्षर किए गए। कितनी तारीख को? 10 दिसंबर 1982 को। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो ये हो जाएगी आपकी मॉन्टेगो बे, यानी कि जो कहाँ पे है? जमाइका में। इसके बाद इसको कब लाया गया? 1982 में। लेकिन ये प्रभाव में कब आया? ये देखिए 16 नवंबर 1994। 16 नवंबर 1994 से यह प्रभाव में आ गया। तभी से जिस देश के पास समुद्र होता है या जिस देश के पास तटीय रेखा होती है उसे समुद्र में कुछ दूरी तक अधिकार दिए जाते हैं। इसके बाद कितने लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए? तो आपके सिग्नेचर कितने लोगों ने किए? 157। 157 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए। कितनी पार्टीज हैं इसकी? तो है 168। इसका डेपोजिटरी कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन कौन हो जाएगा इसका डेपोजिटरी। और इसकी लैंग्वेज कौन कौन सी हैं आपकी? तो ये हो जाएंगी आपकी अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रसियन एंड स्पेनिश। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि जो अधिकार दिए गए देश को समुद्र में वो किस प्रकार से हैं। इसमें हम भारत के बारे में आज बात करेंगे। तो भारत को समुद्र में तीन प्रकार के आपको अधिकार दिए गए। चलिए बात करते हैं उनके बारे में। एक मिनट। कौन कौन से अधिकार दिए गए आपको? पहला यानी कि कौन कौन सी सीमा दी गई? तो आपका पहला है आपकी प्रादेशिक समुद्री सीमा। इसके बाद है आपका समीपवर्ती यानी कि अवच्छिन्न जोन। इसके बाद है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। एक किस आधार पर दिए गए उसे भी जान लेते हैं। ये देखिए, आपका जो
समुद्र के अंदर जो आपकी दूरी मापी जाती है उसे मापा जाता है नॉटिकल माइल्स में, यानी कि नॉटिकल मील। और ये जो दूरी नापी जाती है ये कहाँ से नापी जाती है? आप कहेंगे तट रेखा से, तो तट रेखा से नहीं, इसे नापा जाता है आधार रेखा से। अब आधार रेखा क्या होती है उसे समझ लेते हैं पहले, एक सेकंड। ये देखिए, ये मान लीजिए इंडिया का तटीय क्षेत्र है आपका इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल यहाँ पे सीधा सीधा है। क्यों? क्योंकि आप इसे बहुत ही छोटे रूप से देख रहे हैं, लेकिन जब आप इसे एकदम बड़ा जूम करके देखेंगे तो पूरा तट इस प्रकार से कटा फटा है, पूरा तट इस प्रकार से कटा फटा है। तो इन कटे फटे तटों को जिस रेखा से मिलाया जाता है, यानी कि आधार रेखा, इन तटों को जिस रेखा से यानी सीधी रेखा से मिला दिया जाता है उसी कहते हैं हम तट रेखा। उसे हम क्या कहते हैं? तट रेखा। और इसके बाद जो इस ये समुद्र के अंदर जो पानी होता है आधार रेखा से और तट रेखा के बीच, इसे हम कहते हैं आंतरिक जल, इंटीरियर वाटर। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जब हम किसी देश की समुद्री सीमा को मापते हैं तो वो कहाँ से मापते हैं? आपकी आधार रेखा से, ना कि तट रेखा से। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं। अभी किस प्रकार से, ये देख लीजिए। आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल, ये देखिए आपको ये दिख रहा है ना अंदर का पानी, ये तट रेखा है। तो ये कितनी है आपकी? इसे हम क्या कहते हैं? इंटर वाटर, यानी कि आंतरिक जल। ये है आपकी आधार रेखा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल, आधार रेखा से कितना? 12 नॉटिकल माइल तक जो समुद्र होता है उसका नाम दिया गया है टेरिटोरियल सी, यानी कि प्रादेशिक समुद्री सीमा। ये आपकी कहाँ तक हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक। नॉटिकल माइल क्या होता है? एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.8 मील। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है? 8 मील, 1.8 मील। इसके बाद टेरिटोरियल सी किसे कहते हैं? आपकी प्रादेशिक समुद्री सीमा आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक और आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक, यानी कि आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिग्युअस जोन, या इसे हम कहते हैं अवच्छिन्न मंडल। क्या कहते हैं इसे? कॉन्टिग्युअस जोन या अवच्छिन्न मंडल। इसके बाद है आपकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये आपका कितना है? तो ये है आपका आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक के समुद्री क्षेत्र को, यानी कि आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक जो समुद्र होगा उससे हम उस जोन को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि टेरिटोरियल सी आपका कहाँ तक है? 12 नॉटिकल माइल तक। कॉन्टिगियस जोन आपका कहाँ पे है? तो यह आपका 24 मिनट नॉटिकल माइल तक। और आपका EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये हो जाएगा आपका आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो भारत को समुद्र में 3 सीमाएं दी गई, यानी कि 3 प्रकार की सीमाएं भारत को समुद्र में दी गई हैं। तो कौन कौन सी हैं? यह हमने आपको बताई थी। प्रादेशिक समुद्री सीमा, टेरिटोरियल सी रेंज, कॉन्टिगियस जोन, और यह आपका EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक तो आज गर्मी बहुत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी कौन सी है? टेरिटोरियल सी रेंज, यानी कि प्रादेशिक समुद्री सीमा। मैंने आपको बताई तट रेखा से 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है जिस पर हमारा संपूर्ण अधिकार होता है। याद रहे क्या मैंने क्या बताया? मैंने प्रादेशिक समुद्री सीमा यानी कि टेरिटोरियल सी रेंज जो होती है वो आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक होती है। 12 नॉटिकल माइल या समुद्री मील जिस पर हमारा संपूर्ण अधिकार होता है। संपूर्ण अधिकार का अर्थ क्या होता है? जितना अधिकार हमारा मुख्य भूमि पर होता है, जितना अधिकार हमारा यानी कि जो भारत की जो मुख्य भूमि है, जितना अधिकार हमारा उस पर होता है उतना ही अधिकार हमारा
टेरिटोरियल सी के अंदर होता है, 12 नॉटिकल माइल तक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा क्या है, दूसरा है आपका कॉन्टिगियस जोन। कॉन्टिगियस जोन ये आपका क्या है, तो आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल दूरी तक भारत का अवच्छिन्न मंडल या समीपवर्ती क्षेत्र होता है, यानी कि कॉन्टिगियस जोन। ये मैंने आपको बता ही दिया कि आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक क्या होता है आपका कॉन्टिगियस जोन। इस मंडल में भारत को 3 तरह के अधिकार दिए गए हैं। इस मंडल में भारत को 3 तरह के अधिकार दिए गए हैं। पहले मैंने बताया आपको टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल जो कि आपका आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक है। तो 12 नॉटिकल माइल तक जो समुद्री क्षेत्र है उस पर हमारा संपूर्ण अधिकार है, यानी कि जितना अधिकार हमारा भारत की मुख्य भूमि पर है उतना ही अधिकार हमारा टेरिटोरियल सी पर है। लेकिन कॉन्टिगियस जोन में हमें 3 प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका साफ सफाई का अधिकार। पहला आपका क्या है, साफ सफाई का अधिकार। दूसरा है आपका सीमा शुल्क की वसूली का अधिकार। तीसरा है आपका वित्तीय अधिकार। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। कौन कौन से अधिकार हैं जो भारत को कॉन्टिगियस जोन में दिए गए हैं, साफ सफाई का अधिकार, सीमा शुल्क की वसूली का अधिकार, वित्तीय अधिकार। इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत जो है 24 नॉटिकल मील तक ही समुद्र में साफ सफाई कर सकता है। उसके आगे भारत साफ सफाई समुद्र में नहीं कर सकता है। सीमा शुल्क की वसूली यानी कि, एक मिनट में आपको एक बार यहाँ से फिर से बता देता हूँ। ये देखिए, सीमा शुल्क की वसूली का अधिकार क्या है, ये है आपका कॉन्टिगियस जोन। यहाँ तक है आपका कॉन्टिगियस जोन 24 नॉटिकल मील तक। इसमें क्या अधिकार दिया गया है, सीमा शुल्क की वसूली का अधिकार। यानी कि मान लीजिए यदि इधर से कोई जहाज़ आया और वो यहाँ तक पहुँच गया तो भारत उससे कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क उससे वसूल सकता है। लेकिन यदि कोई जहाज़ आके यहीं से वापस हो जाता है तो उस पर हम सीमा शुल्क का अधिकार यानी कि उस पर हम सीमा शुल्क नहीं लगा सकते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो कॉन्टिगियस जोन में भारत को कितने अधिकार दिए गए हैं, 3 अधिकार आपको दिए गए हैं। कौन कौन से, साफ सफाई का अधिकार, सीमा शुल्क की वसूली का अधिकार और आपका वित्तीय अधिकार। चलिए, ये आपका हो गया दूसरा। तीसरा क्या है आपका, तीसरा है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। इसमें क्या है, आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल यानी कि 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। इसमें भी भारत को 3 तरह के अधिकार दिए जाते हैं। आपका कॉन्टिगियस जोन में भारत को 3 तरह के अधिकार दिए जाते हैं और आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी भारत को 3 प्रकार के अधिकार आपको दिए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो, पहला है आपका नए द्वीपों का निर्माण। पहला आपका क्या है, नए द्वीपों का निर्माण यानी कि भारत 200 समुद्री मील तक यानी कि 200 समुद्री मील तक आधार रेखा से नए द्वीपों का निर्माण भारत जो है कर सकता है। दूसरा अधिकार क्या है आपका, संसाधनों के दोहन का अधिकार यानी कि 200 नॉटिकल आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक भारत संसाधनों का दोहन कर सकता है। अर्थात संसाधनों का दोहन, इसका क्या अर्थ है, देखिए पृथ्वी से ज़्यादा यानी कि पृथ्वी से नहीं सॉरी ज़मीन से ज़्यादा संसाधन समुद्र में पाए जाते हैं। स्थल से ज़्यादा संसाधनों की संख्या समुद्र में ज़्यादा है। हालांकि हम उसे खोज नहीं पा रहे हैं, लेकिन अधिकतर संसाधन जो हैं उन्हें समुद्र से अधिक प्राप्त किया जाता है अपेक्षाकृत ज़मीन से। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्योंकि भारत का सबसे बड़ा तेल कहाँ से निकाला जाता है, तो आपका क्या है, मुंबई हाई आपका कहाँ पे है, मुंबई के पश्चिम में समुद्र में के अंदर स्थित है। कहाँ पे, मुंबई हाई। सर्वाधिक प्राकृतिक गैस कहाँ से निकाली जाती है, आपकी मुंबई हाई से। इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत में स्थल की अपेक्षा समुद्र में ज़्यादा संसाधन पाए जाते हैं। इसीलिए भारत को आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक संसाधनों का दोहन करने का अधिकार भारत को दिया गया है।
तीसरा क्या है आपका, तीसरा है आपका वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार। वैज्ञानिक अनुसंधान अर्थ का क्या होता है, यानी कि भारत 200 नाटिकल माइल तक अपने वैज्ञानिक प्रयोग परीक्षण कर सकता है। यानी कि भारत का कोई भी, यानी मान लो अधिकार, जैसे कोई हथियार है या किसी बंदूक या किसी बम वगैरह, यानी कि जो भी, हालांकि जो आम लोगों के लिए दिक्कत की बात है, यदि उसका परीक्षण करना है आपको, तो वो आप आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक के बीच कर सकते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपका क्या हो गया, ये तो हो गई आपकी भारत की समुद्री सीमा। अभी मैंने आपको क्या बता दिया, भारत की समुद्री सीमा। अब बात करते हैं खाड़ियाँ और चैनल्स पे। चलिए ये देखिए, खाड़ी क्या होती है। खाड़ी क्या होती है, गल्फ। तीन ओर से जमीन से या भूभाग से घिरा हुआ समुद्र खाड़ी कहलाता है। तीनों ओर से जमीन से या भूभाग से घिरा समुद्र खाड़ी कहलाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, मान लीजिए समुद्र तो है, यदि उसे समुद्र के जल को तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, जैसे आपका बंगाल की खाड़ी है, तो आपका तीनों ओर से घिरा हुआ है। आपका यहाँ पे पश्चिम में भारत है, आपका उत्तर में भारत और बांग्लादेश म्यांमार सारे हैं, और आपका यहाँ पे पूरब में कौन आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह। तो तीनों तरफ से घिरा हुआ समुद्र को हम क्या कहते हैं, खाड़ी, इसीलिए हम उसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पे, जैसे एक सेकंड, हालांकि यहाँ पे बनाना मुझे आता नहीं है, फिर भी ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में। ये आपका क्या है, ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत। क्या है आपका प्रायद्वीपीय भारत, तो ये आपका गुजरात का क्षेत्र है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे भी आपका जल है, तो ये भी आपकी खाड़ी है। ये आपकी कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे गुजरात का कच्छ जिला है यहाँ पे, तो इसे हम कहते हैं कच्छ की खाड़ी। इसे हम क्या कहते हैं, कच्छ की खाड़ी। और जो नीचे है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं खंबात की खाड़ी। इसे हम क्या कहते हैं, खंबात की खाड़ी। तो ये तो हो गई आपकी कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। आगे कौन कौन सी खाड़ियाँ हैं उन्हें भी हम समझ लेते हैं। आइए ये देखिए, ये क्या है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के तट पर है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु तट पर है। कहाँ पे, ये देखिए, आपको मैंने यहाँ पे चित्र भी बना है, ये देखिए, ये है आपकी मन्नार की खाड़ी। यहाँ पे ये है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु की सीमा ही तो है। तो आपका ये वाला भाग आपका, ये है आपका मन्नार की खाड़ी। देखिए देखा हुआ है यहाँ पे, गल्फ ऑफ मन्नार। ये है आपकी मन्नार की खाड़ी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे क्या है, भारत और श्रीलंका के मध्य जो सकरा समुद्र है, उसे हम पाक जल संधि कहते हैं। पाक जल संधि राम सेतु के उत्तर में स्थित है। क्या है, भारत और श्रीलंका के मध्य जो सकरा समुद्र है, उसे हम पाक जल संधि कहते हैं, और पाक जल संधि राम सेतु के उत्तर में स्थित है। आइए एक इस पॉइंट को और समझ लें, इसके बाद दोनों को हम चित्र के माध्यम से समझ लेंगे। ये क्या है, पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी या अरब सागर से जोड़ती है। आइए अब इसे हम समझ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या समझना है आपको, भारत, एक सेकंड, सॉरी, भारत और श्रीलंका के मध्य जो सकरा समुद्र है, उसे हम पाक जल संधि कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है आपका तमिलनाडु, ये देखिए यहाँ पे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये देखिए, ये है आपका तमिलनाडु का तट, ये आपका तमिलनाडु का ही तो तट है, और ये है आपका श्रीलंका। तो यहाँ पे श्रीलंका
और भारत के मध्य जो जल संधि है इसे हम कहते हैं पाक जल संधि। देखा है यहाँ पे पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू मध्य। तो ये आपका कहाँ पे है? भारत और श्रीलंका के मध्य जो समुद्र है उसे हम कहते हैं पाक जल संधि। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे कल की वीडियो में मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे आपका क्या है, पमनदीप, और पमनदीप से श्रीलंका तक राम सेतु नामक ब्रिज जुड़ा हुआ है जिसे हम आज एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं। ये छोटे छोटे पत्थर यानी कि द्वीपों से छोटा छोटा करके बीच में आपको ये आपका रामेश्वरम यानी कि भारत का जो पम्बन द्वीप है रामेश्वरम, वहाँ से आपका श्रीलंका तक जुड़ता है। तो इसे हम कहते हैं राम सेतु। इस पूरे वाले भाग को हम क्या कहते हैं? राम सेतु। तो राम सेतु के उत्तर में आपकी क्या है? पाक स्ट्रेट। ये है आपकी पाक जल संधि। क्या है आपकी? पाक जल संधि। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये है आपकी पाक जल संधि और नीचे आपका क्या है? ये है आपका गल्फ ऑफ मन्नार यानी कि मन्नार की खाड़ी। बीच में आपका है राम सेतु। और जल संधि यानी कि पाक जल संधि जो है, इसका जल संधि का अर्थ क्या होता है? दो बड़े समुद्रों को मिलाने वाले छोटे समुद्र को, यानी कि छोटा जो जल राशि होती है उसे हम कहते हैं संधि, जल संधि। तो यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जो कि बड़ा है। यहाँ पे आपका क्या है? मन्नार की खाड़ी या आपका अरेबियन सी, अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को कौन जोड़ता है? पाक जल संधि के द्वारा। एक सेकेंड, एक बार इसको बिगाड़ दें। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को पाक जल संधि के द्वारा जोड़ा जाता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गई आपकी खाड़ियाँ। आगे आपका क्या है? अब हैं आपके चैनल्स। ये देखिए, चैनल क्या होते हैं? तो चैनल हम उसे कहते हैं दो द्वीपों के बीच जो समुद्र होता है उसे हम चैनल कहते हैं। मान लीजिए दो द्वीप हैं, मान लीजिए आपके एक द्वीप आपका ये है, एक द्वीप आपका यहाँ ये है। तो बीच में जो आपकी जल राशि है इसे हम कहते हैं चैनल, यानी कि दो द्वीपों के बीच जो समुद्र होता है उसे हम चैनल कहते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। खाड़ी किसे कहते हैं? तीनों ओर से भूभाग से घिरा हुआ समुद्र खाड़ी कहलाता है। चैनल किसे कहते हैं? दो द्वीपों के बीच जो समुद्र होता है उसे हम चैनल कहते हैं। ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आपका अंडमान और निकोबार के बीच में जो समुद्र है उसे हम क्या कहते हैं? 10 डिग्री चैनल। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो अंडमान और निकोबार को कितने डिग्री चैनल के द्वारा पृथक किया जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल के द्वारा दोनों को पृथक किया जाता है। जो 10 डिग्री चैनल है अंडमान निकोबार के कौन कौन से द्वीपों के मध्य है? तो आपका लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल आपका स्थित है। कहाँ पे? आपका लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल स्थित है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। ये देखिए, अंडमान और निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल होता है। यही मैंने बताया। यदि मोटे मोटा पूछते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है अंडमान निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल पृथक करता है, तो आपका आ जाएगा 10 डिग्री चैनल। कभी कभी क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए पूछ लिया जाता है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। ऑप्शन में दे दिया अंडमान निकोबार, दक्षिणी अंडमान लिटिल अंडमान, उत्तरी अंडमान आपका ग्रेट निकोबार। तो आपका सही आंसर क्या होगा? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल होता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया आपका 10 डिग्री चैनल। इसके बाद है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है आपका 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य आपका 9 डिग्री चैनल है। यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है और यह है आपका मिनिकॉय द्वीप। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में जो चैनल है उसे हम 9 डिग्री चैनल कहते हैं। इसके बाद है आपका मिनिकॉय और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल होता है। मिनिकॉय और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल होता है। इन चैनलों के नाम किस प्रकार दिए गए हैं? तो जिस अक्षांश पर ये होते हैं उसी अक्षांश के नाम पर इन्हें हम चैनल का नाम दे देते हैं। जैसे एक से हम समझ लेते हैं, एक सेकंड। कैसा है? मान लीजिए ये है आपका ग्लोब
ये है आपकी विषुवत रेखा, ठीक है। तो ये है आपकी 8 डिग्री, ये है आपकी 9 डिग्री और ये है आपकी 10 डिग्री। तो ये अक्षांश रेखाएं ही आपकी दो द्वीपों के बीच से गुजरती हैं। इन्हीं अक्षांश रेखाओं के नाम पर उन्हें हम नाम दे देते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप के मध्य 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है, इसलिए हम उसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, इसलिए हम उसे 9 डिग्री चैनल कहते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपका क्या हो गया, चैनल। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है। बस आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या देखा, भारत की समुद्री सीमा, भारत की समुद्री सीमा, भारत की खाड़ियाँ और भारत के चैनल, भारत के और कुछ जो महत्वपूर्ण चैनल थे उनके बारे में आज हमने अध्ययन किया है। आई होप आपको आज का जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।